चालू खाता दो प्रकार के होते हैं, चालू खाता अधिक और चालू खाता घाटा। CAS करेंट अकाउंट सरप्लस और करेंट अकाउंट डेफिसिट। CAS करेंट अकाउंट सरप्लस जब निर्यात आयात से अधिक हो जाएगा, जब डॉलर का अंतःप्रवाह उसके बहिर्प्रवाह से अधिक हो जाता है तब ये ऐसा होता है। और करेंट अकाउंट डेफिसिट कब होता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो और जब डॉलर का बहिर्प्रवाह उसके अंतःप्रवाह से अधिक हो। भारत का चालू खाता अधिक घाटे का होता है। चालू खाता घाटा को हमेशा GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटे को जुड़वा घाटा कहा जाता है। मतलब चालू खाता घाटा जब बढ़ेगा तो वाजिब है कि राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा, क्योंकि चालू खाता घाटा बढ़ने का मतलब है कि सरकार जो है ऋण ज़्यादा ले रही है, जो भी एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा अगर बढ़ा, ये इसे सिंबल बना दिए थे। राजकोषीय घाटा अगर बढ़ेगा तो सरकार का खर्च भी इसका मतलब बढ़ेगा, और इसका मतलब बाजार में तरलता बढ़ गई है। मतलब सरकार ज़्यादा खर्च करेगी तो वाजिब है कि सरकार खर्च कहाँ करेगी? अपने बाजार में करेगी, तो बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, मांग में भी वृद्धि होगी। तो जब मांग में वृद्धि होगी तो वस्तु की आपूर्ति कम हो जाएगी। तो आपूर्ति जब कम होगी तो वाजिब है कि विदेशों से हम लोग को मंगाना पड़ेगा सामान, तो इसलिए हम आयात करेंगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, और जिससे फिर आयात बढ़ेगा तो डॉलर का बहिर्प्रवाह ज़्यादा होगा और रुपये का मूल्य ह्रास हो जाएगा। डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा और रुपये का मूल्य ह्रास होगा, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए, कब हम एक दिन पढ़ रहे थे, बहुत पहले की क्लास में पढ़े थे कि जब डॉलर भारत में ज़्यादा हो जाएगा तो रुपए का मूल्य बढ़ जाएगा, और जब डॉलर भारत में कम हो जाएगा तो डॉलर बढ़ जाएगा तो रुपए का मूल्य, इसमें क्या होगा, डॉलर जब बढ़ेगा तो रुपए का मूल्य कम हो जाएगा, वहीं जब डॉलर कम हो जाएगा तो रुपए का मूल्य, उल्टा बोल रहे हैं, एक मिनट देखिए। जब डॉलर हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा आ रही है, तो मतलब इसका मतलब है कि डॉलर हमारा बढ़ गया, मतलब डॉलर हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगा तो रुपए का मूल्य जो है, डॉलर बढ़ेगा तो रुपए का मूल्य भी बढ़ जाएगा। मतलब ज़्यादा डॉलर हो जाएगा तो रुपए का मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा होता है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। वहीं फिर डॉलर जब कम हो जाएगा तो इस हिसाब से डॉलर जब कम होगा तो रुपए का मूल्य भी कम हो जाएगा। मतलब मूल्य कम होने का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 रुपया में पहले जब मान लिया कि 2 kg चना ले रहे थे, चना या दाल कुछ भी, मान लिया 2 kg दाल ले रहे थे 1 रुपये में, तो अब जो है जब रुपए का मूल्य कम हो जाएगा तो 1 रुपया में अब 1 kg दाल ले पाएंगे। यही हुआ इसका एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए ये सीधा रूल हुआ, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, मुद्रास्फीति कब बढ़ रही है? अभी क्या पढ़ रहे थे कि 1 रुपया में 2 किलो ले रहे हैं, वहीं 1 रुपया में हम लोग 1 किलो ही दाल ले रहे थे। इसमें मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब कि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ डॉलर का हो रहा है बहिर्प्रवाह, ठीक। इसमें भी वही हुआ, रुपए का मूल्य ह्रास होता है, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा ये इंडिया है, यहाँ पे रुपया डॉलर बाहर जा रही, तो मतलब यहाँ पे डॉलर कम हो रहा है। और क्या बताए थे, जब डॉलर कम होगा तो रुपए का मूल्य भी कम होगा, क्योंकि हमारे देश में रुपए, अगर डॉलर कम हो रही है इसका मतलब रुपए बहुत ज़्यादा हो गया, और कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे अगर हम किसी के घर डेली जाने लगे, और एक बार गए तो बहुत इज्जत होगा, और बार बार जाने लगेंगे मतलब ज़्यादा जाने लगेंगे तो इज्जत कम हो जाता है। सेम वही बात है इसमें भी, अगर रुपए ज़्यादा हो जाएंगे इसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक। इसी वजह से देखिए यहाँ पे करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जा रहा है, तो जुर्बा हो गया ना कि चालू खाता घाटा अगर बढ़ेगा तो राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। इसलिए इस दोनों को ट्विंस डेफिसिट्स कहा जाता है। इससे देखिए मूल्य ह्रास हुआ, मुद्रास्फीति बढ़ा, जिससे संकुचित मौद्रिक नीति
लाया जाएगा। संकुचित मौद्रिक नीति लाए जाने के वजह से मतलब ब्याज दर बढ़ जाएगी, बैंक की ब्याज दर बढ़ जाएगी, जिससे उधार का ब्याज दर जो लिखा हो ब्याज दर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड का यील्ड भी बढ़ जाएगा, और सरकार का खर्च भी जैसे बॉन्ड का यील्ड कैसे बढ़ेगा, जैसे 8% के रेट से कोई बॉन्ड लिए 100 रुपया में, ठीक, तो 8% है, तो इसका यील्ड कैसे होगा, 8/100 तो मतलब इसका यील्ड जो है 8% हुआ, यील्ड हुआ, यील्ड। वहीं अगर मार्केट में ज़्यादा पैसा हो गया, ठीक ना, ब्याज दर ज़्यादा हो गया, तो अब जो इस बॉन्ड यील्ड को अगर बेचा जाएगा तो इसका मूल्य कम हो गया, इसका मतलब तो ये अब 80 रुपये में बिकेगा, तो 80 रुपये 100 तो काटेंगे पूरा, तो उससे कम आ जाएगा, तो यील्ड भी बढ़ जाएगा, मतलब 8 से ज़्यादा हो जाएगा अब, तो यील्ड बढ़ जाएगा, ठीक। इससे राजकोषीय घाटा भी बढ़ेगा। एक मिनट, तो यहाँ पे यील्ड हो जाएगा 10, तो मतलब यील्ड बढ़ जाएगा, मतलब कि अगर बॉन्ड का मूल्य ये 100 रुपये जो है मूल्य है, ये कम हो जाता है, ये सब पढ़ चुके, दोबारा बता रहे हैं, इसे थोड़ा समझ लीजिए, इससे पहले पढ़ चुके हैं यील्ड के बारे में हम। चालू खाता घाटे में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, चालू खाता में जो वृद्धि होती है इससे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे पड़ेगा ये कि डॉलर के प्रवाह में वृद्धि हो जाएगी, मतलब आयात ज़्यादा करेंगे, जो आयात में वृद्धि होगी तो जिससे कि क्या होगा, रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी, क्योंकि डॉलर बाहर जा रही है, तो मतलब देश में डॉलर कम हो रहा है और रुपया बढ़ रहा है, इसलिए जो चीज़ बढ़ जाता है उसका मूल्य कम हो जाता है। बॉन्ड के यील्ड में भी वृद्धि हो जाएगी, बॉन्ड की यील्ड में वृद्धि हो जाएगी, इसका मतलब बॉन्ड का मूल्य कम हो रहा है, बॉन्ड का मूल्य कम हो जाएगा, बॉन्ड का मूल्य कम हो जाएगा, जिससे बॉन्ड के यील्ड में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रास्फीति में भी वृद्धि होगी, राजकोषीय घाटे में भी वृद्धि होगी, और सरकार के बाजार उधारी में भी वृद्धि होगी, सरकार के बाजार उधारी में भी वृद्धि होगी। देखिए, इसमें बॉन्ड की यील्ड में वृद्धि होने का कारण क्या है कि सरकार मतलब कि मार्केट में जो है पैसा तरलता बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिस वजह से जो है सरकार क्या करेगी, संकुचित मौद्रिक नीति अपनाएगी, संकुचित मौद्रिक नीति अपनाएगी, जिससे कि फिर मार्केट में पैसा की तरलता को कंट्रोल करने के लिए संकुचित मौद्रिक नीति अपनाएगी, तो इस वजह से बॉन्ड का मूल्य भी कम हो जाता है, क्योंकि संकुचित मौद्रिक नीति अपनाने का मतलब है कि ब्याज दर बढ़ जाता है, जिससे राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगी, सरकार के बाजार उधारी में भी वृद्धि होगी, बाजार उधारी मतलब सरकार बॉन्ड बेचेगी, अपना बॉन्ड बेचेगी, तो मूल्य में कमी होने का कारण क्या होता है, देखिए जब बॉन्ड की यील्ड में वृद्धि होगी मूल्य कम होगा, संकुचित मौद्रिक नीति अपनाएगी सरकार, और क्या करेगी सरकार जो है बाजार से तरलता लेने के लिए क्या करेगी, बॉन्ड, आपको अभी तुरंत बताए थे कि कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मूल्य कम हो जाता है, तो सरकार जो यहाँ पे ये बाजार उधारी के लिए क्या निकालेगी, बॉन्ड निकालेगी, सरकार बॉन्ड निकालेगी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बॉन्ड आ जाएगा, जिस वजह से जो 100 रुपये का बॉन्ड था वो अब कम 80 रुपये में बिकेगा, मतलब ये जो बॉन्ड होता है ना जिसमें यील्ड निकाले तो ये हस्तांतरित होता है, तो ये अपना बॉन्ड बेचेगी 80 रुपये में बिक जाएगा, 80 रुपये में बिकेगा, जिससे कि यील्ड में वृद्धि होगी। एक तरह सीधा मान लीजिए यील्ड निकालें, अगर आपको बोले कि यील्ड बढ़ रहा है इसका मतलब साफ है कि बॉन्ड का मूल्य कम हो रहा है, और यील्ड कम हो रहा है इसका मतलब साफ है कि बॉन्ड का मूल्य बढ़ रहा है। और यील्ड कम कब होगा, जब सरकार जो है यील्ड का मूल्य कब बढ़ेगा, जब सरकार बॉन्ड कम निकाले, मतलब सरकार संकुचित मौद्रिक नीति को परिवर्तन करके और ब्याज दर को कम कर देगी, जिसे इसमें संकुचित मौद्रिक नीति ब्याज दर बढ़ा देती है। अब जानते हैं चालू खाता घाटा को कम करने का प्रयास सरकार कैसे करती है। इसमें सरकार क्या करेगी, निर्यात को बढ़ाना होगा, डॉलर के अंतर प्रवाह, मतलब आज निर्यात बढ़ेगा तो डॉलर का अंतर प्रवाह बढ़ेगा ही,
विदेशी निवेश जैसे एफपीआई और एफडीआई में वृद्धि करेगी। निर्यात सब्सिडी में भी वृद्धि करेगी। निर्यात सब्सिडी में वृद्धि करेगी, जिससे निर्यात के लिए लोग प्रोत्साहित हो गए। निर्यात में सब्सिडी देगी और आयात शुल्क में वृद्धि कर देगी। मतलब कोई भी चीज़ आयात होगा तो उसका शुल्क, मतलब उधर से 100 रुपये का सामान आया तो यहाँ पे शुल्क लगा के 150 हो गया, तब ना यहाँ पे आयात कम होगा। आदमी आयात कम करेगी, क्योंकि महंगा हो जाएगा तो यहाँ पे बिकेगा नहीं, तो इसमें कमी आ जाएगी। राजकोषीय घाटा कम होगा और घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हमेशा निर्यात में वृद्धि करता है, जो कि सही तो नहीं होता, लेकिन करता है, करना चाहिए, सही नहीं होता हमारे देश के लिए। चालू खाता घाटे का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। चालू खाता घाटा का अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव केवल इस बात पर निर्भर करता है कि किन वस्तुओं के आयात बढ़ने से चालू खाता घाटा बढ़ा है। यदि उपभोग वस्तु जैसे कच्चा तेल, सोना इत्यादि के अधिक आयात से चालू खाता बढ़ता है तो यह इस अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा नकारात्मक होता है। जबकि वहीं चालू खाता घाटा अगर मशीन या तकनीक के आयात से बढ़ता है तो इसका दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे यह उत्पादन, रोजगार तथा समृद्धि दर को बढ़ाने में सहायक होता है। भारत में व्यापार संतुलन। वे वस्तु जिनका भारत सबसे अधिक आयात करता है, जैसे कच्चा तेल करता है, सोना करता है, अपरिष्कृत कीमतों और अर्ध कीमती पत्थर जो है ज़्यादा आयात करती है। और वे वस्तु जिनका भारत अधिक मात्रा में निर्यात करती है, पेट्रोलियम उत्पादन जैसे गैसोलीन, नेफ्था इत्यादि, परिष्कृत कीमती और अर्ध कीमती पत्थर, मतलब कच्चा पत्थर लेते हैं उसको बना के बेचती है। सोने का आभूषण, वे देश जिनके साथ भारत सबसे अधिक निर्यात करती है। सबसे अधिक निर्यात यूएसए के साथ, यूएई और चीन। और वे देश जिससे भारत सबसे अधिक आयात करता है, चीन से सबसे ज़्यादा करता है, यूएई से कम, और यूएसए सबसे तीसरे स्थान पे यूएसए आता है। भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार। भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार जो है अधिकांशतः भारत के पक्ष में होता है, अर्थात भारत अमेरिका को आयात की तुलना में अधिक निर्यात करता है। वे वस्तु और सेवा जिनका अमेरिका को अधिक निर्यात किया जाता है, सूती कपड़ा, समुद्री उत्पाद, मांस, प्रसंस्कृत उत्पाद, वो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग था, सूचना और प्रौद्योगिकी। भारत सेवाओं के निर्यात में विश्व में 7वें स्थान पे है, जबकि कच्चे तेल के आयात में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। कच्चे तेल के आयात में चीन भी आयात करती कच्चे तेल। वे वस्तु जिनका भारत यूएसए से अत्यधिक आयात करता है, कच्चा तेल, मशीनरी, औषधि। हाल ही में अमेरिका ने भारत को जीएसपी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस, जीएसपी अमेरिका की एक व्यापारिक नीति है जहां अमेरिका जीएसपी की सूची में अल्प विकसित और विकासशील देशों को शामिल करता है तथा उन्हें यह छूट देती है कि यदि कोई देश अमेरिका को जीएसपी की सूची में शामिल वस्तु का निर्यात करता है तो अमेरिका उस पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाता है। चीन और भारत और चीन का व्यापार हमेशा चीन के पक्ष में होता है, अर्थात भारत चीन से निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है, इसलिए चीन के साथ भारत का व्यापार हमेशा घाटे का होता है। वर्ष 2022-23 में घाटा लगभग $80 बिलियन का रहा है। वे वस्तु जिनका भारत चीन से अधिक आयात करता है,
उसमें आता है इलेक्ट्रिक वस्तु, जो आजकल हम लोग दीपावली में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उर्वरक और रसायन, सोलर पैनल, दवाई के दवाई के लिए कच्चा माल जो हम चीन से मंगाते हैं, और वे वस्तु जिनका भारत चीन को निर्यात करता है, खनिज और अयस्क, कृषिगत वस्तु और समुद्री उत्पाद, काकरोच का अचार वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है चीन में। अब चलते हैं चालू खाता के बारे में जानते हैं। चालू खाता में होता है ब्याज, लाभांश और आय। यह चालू खाते में अदृश्य में शामिल होता है। ब्याज जो है भारत का ब्याज भुगतान हमेशा उसकी ब्याज प्राप्ति से अधिक होता है। मतलब ब्याज हम लोग ज़्यादा भुगतान करते हैं और प्राप्ति हमारे पास कम होती है, इसलिए ब्याज के संदर्भ में डॉलर का बहिर्प्रवाह अधिक हो जाता है। लाभांश, भारत का विदेशों में लाभांश भुगतान हमेशा उसके लाभांश प्राप्ति से अधिक होता है। अतः लाभांश के संदर्भ में भारत से डॉलर का बहिर्प्रवाह अधिक होता है। आय का भुगतान भारत में स्थित विदेशी कंपनियों को अधिक होता है। मतलब कि वैसी कंपनी जो विदेशी कंपनी जो भारत में है, उसको जो विदेशी स्थित एक मिनट के आय का भुगतान भारत में स्थित विदेशी कंपनी को अधिक होता है, इसको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसकी तुलना में विदेशों में भारतीय कंपनी, मतलब विदेश में जो भारतीय कंपनी है की तुलना में इसको आय की कम प्राप्ति होती है, इसलिए आय के संदर्भ में डॉलर का भारत से बहिर्प्रवाह अधिक होता है। अब जानते हैं हस्तांतरण। यह एक तरफा या एक पक्षीय होता है। इसमें उपहार, अनुदान और निजी प्रेषण शामिल किया जाता है। यह चालू खाता में अदृश्य मद में शामिल होता है। हस्तांतरण में हमेशा भारत में डॉलर का अंतःप्रवाह अधिक होता है। हस्तांतरण में डॉलर का अंतःप्रवाह हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक तरह से कहा जाता है ब्लैक मनी हो जाती है। जैसे मान लीजिए भारत है, ये अमेरिका है, यहाँ पे क्या होता है, ये हस्तांतरण का क्या थ्योरी है भारत के लिए। मान लिया जाए कि ये भारत हुआ, ये भारत है, ये USA है, ठीक। तो भारतीय क्या करती है, जो काला धन होता है, काला धन ही बना देते हैं, काला धन जो होता है इसको क्या करती है, हवाला के थ्रू अमेरिका भेजती है, और यहाँ पे ये हो जाता है व्हाइट मनी। तो ये व्हाइट मनी हो गया, और यही अमेरिका जो है, अमेरिका के किसी व्यक्ति को किया जाता है, और ये जो यहाँ पे भारत में फिर इसको मतलब उपहार के थ्रू भारत के व्यक्ति को दे दिया जाता है, उपहार दिया गया। लेकिन हाँ, एक बार जान लीजिए कि भारत में जो उपहार दिया जाता है इसका जो है टैक्स सरकार लेती है, उस व्यक्ति से लेती है जिसको उपहार दिया गया। मतलब कि मान लीजिए ये अमेरिका का एक व्यक्ति है और ये इंडिया का एक व्यक्ति है। ये अमेरिका का व्यक्ति इसको उपहार दिया, तो इसका जो टैक्स भरेगी वो यही भरेगी, ये व्यक्ति ही टैक्स भरेगा इसका। तो ये समझ गए उपहार इसमें ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये खुद भारत का ही पैसा जो ब्लैक मनी के थ्रू गया यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे व्हाइट होने के लिए यहाँ पे अमेरिका को टैक्स इसका मिलता है। ज़्यादातर अमेरिका को नहीं भेजा जाता है, ये कहीं मॉरिशस में भेजा जाता है, जहाँ पे कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि मॉरिशस क्यों भेजा जाता है। आगे आ रहा है, आगे आएगा। अब निजी प्रेषण के बारे में जानते हैं। निजी प्रेषण, यह चालू खाता में अदृश्य मद में शामिल होता है। निजी प्रेषण के अंतर्गत भारत में उन निवासियों के आय को शामिल किया जाता है जो विदेशों से अर्जित करके उसका प्रेषण भारत में करते हैं। जैसे निजी प्रेषण में भारत का विश्व में पहला स्थान, दूसरे स्थान मेक्सिको का है, और भारत में वर्ष 2022-23 में
22 देश में $100 बिलियन से अधिक $125 बिलियन का निजी प्रेषण हुआ है। पिछले एक दशक में भारत में निजी प्रेषण लगातार वृद्धि नहीं हुई है, मतलब लगातार उसकी वृद्धि नहीं हुई है। अब चालू खाते घाटे का वित्तीयन, चालू खाते घाटे का वित्तीयन, चालू खाते घाटे का वित्तीयन हमेशा पूंजी खाते के अधिक से होता है, हमेशा पूंजी खाते का अधिक से होता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट्स मतलब माइनस पूंजी खाते का अधिक प्लस पूंजी खाते का, ये जो करेंट अकाउंट डेफिसिट्स है घाटे का है और पूंजी खाते का अधिक ज़्यादा है तो बराबर हो जाता है प्लस भुगतान संतुलन अनुकूल हो जाता है। ये प्लस में जाएगा कि में जाता है तो भुगतान संतुलन, फिर ये बताया जा रहा है ऐसा होता नहीं, क्या होता है बाद में आगे पढ़ेंगे। करेंट अकाउंट डेफिसिट्स और प्लस पूंजी खाते अधिक में होता है तो ये सही से समझाया नहीं क्या इसमें, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़िए। यदि पूंजी खाता पूंजी खाता अधिक में हो और चालू खाता घाटे को पूरा करने में सक्षम होता है, यदि पूंजी खाता का अधिक जो है चालू खाता घाटे को पूरा करने में सक्षम होता है तो इसे भुगतान संतुलन अनुकूल कहते हैं। मतलब अगर पूंजीगत चालू खाता घाटा का हो और पूंजी खाता अधिक इतना हो कि उसे मान लिया जाए कि चालू खाता घाटा ₹100 का है, ठीक, और वहीं पूंजीगत घाटा जो अधिक का है वो अधिक ₹100 का हो, तो अगर दोनों 100 हो जाए तो ये अनुकूल हो गया। यदि फिर वही दूसरी, यदि पूंजी खाता का अधिक चालू खाता घाटे को पूरा नहीं कर पाता है तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। मतलब ये जो ₹100 का घाटा था और पूंजी खाता जो है अधिक इतना ही हो कि ₹80 हो तो ₹20 फिर भी बचता है तो ये प्रतिकूल हो गया। तो इस स्थिति में देश में स्थित फॉरेक्स का उपयोग किया जाता है। यदि फॉरेक्स भी अपर्याप्त हो तो इसे केवल IMF से उधार लेकर ही अनुकूल बनाया जाता है। IMF इस संदर्भ में सदस्य देशों को केवल गैर रियायती ऋण देता है, मतलब ब्याज सहित देता है, सॉरी गैर रियायती मतलब ब्याज रहित देता है जो IMF के सदस्य हैं। वर्ष 1990 में भारत का भुगतान संतुलन जो है प्रतिकूल हुआ, मतलब इसका मतलब है कि पूंजीगत आर्थिक जो है कम हुआ और फॉरेक्स भी अपर्याप्त था। तब भारत को IMF से उधार लेना पड़ा